पैंडेमिक, उसमें पूरे भारत में 1,12,000 से ज़्यादा लोगों को ये कोरोना का इन्फेक्शन हुआ है और 3,435 जाने चले गए हैं। ये एक तो ये तूफान है प्राकृतिक और ये तो एक महामारी है, इससे ग्रसित हुआ है। तो इससे भी बड़ा महामारी, इससे भी बड़ा एक तूफान को पूरे भारत की 130 करोड़ जनता को ग्रसित किया है और वो है कि ये भाजपा मोदी सरकार, भाजपा के और नेतृत्वकारी ये जो एनडीए का जो सरकार है, ये मोदी के नेतृत्व में ये सरकार है, ये इससे भी बड़ा महामारी और इससे भी बड़ा तूफान जो पूरे जनता को ग्रसित किया हुआ है। और उसके चलते हुए हमारे देश के करोड़ों मजदूर, खासकर प्रवासी मजदूर जो पलायन कर रहे हैं, हर दिन दर्दनाक घटनाएं आ रहे हैं जनता के सामने में। लोगों का रेल में अपने जान गंवा दे रहे हैं, रेल की पटरी पे जान चले जा रहे हैं, सड़क में जा रहे हैं, भूखे मर रहे हैं सैकड़ों लोग। और 12 साल की बच्ची इतने सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल के अपने घर के 4 किलोमीटर के पहले अपना जान गंवा दे रही है। और महिला अपने बच्चे को जन्म देने के बाद में 1 घंटे बाद में 120 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। और ऐसे ये जनता का जान जाने वाला और ये जनता की व्यथा को और उनका भूखमरी को बढ़ाने वाली जो है बीमारी है, वो सब तूफान है ये मोदी सरकार और उनकी ये नीतियाँ। और आज जो 58 दिन हो गया है ये पूरा देश का लॉकडाउन को चलते हुए, 58 मैंने 2 महीना हो रहा है। और ये 2 महीने के होने के टाइम में भी हमारी अभी भी जो ये लोगों को खाना नहीं दे पा रहा है और लोगों को अपने घर तक जाने का, जो भूखे हैं जिसको खाना भी नहीं दे रहे हैं तो उनको अपना घर तक पहुंचाने की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। और बोल रहे हैं कि भारत के लिए एक मौका है। देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि ये महामारी भारत के लिए एक मौका है। और ये लोगों का, जनता के बारे में और जो जिनका जान जा रहे हैं उनको घर पहुंचाने के लिए एक शब्द भी नहीं बोला और बोल रहे कि ये हमारे लिए मौका है। और ये नीति को चलते हुए ये देश के 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों को, मजदूर संगठनों को मिलकर ये ऐलान करना पड़ा है। ये महामारी के चलते हुए भी सड़क में उतरो और ये जो सरकार की नीति के खिलाफ आवाज़ उठाओ। ये हमारे लिए नहीं है सत्ते में, ये जो गिने हुए जो पूंजीपतियों के लिए ये पूरा नीति बना रहे हैं। और इसके खिलाफ आम जनता के लिए जिंदा रहने के लिए अगर कुछ चाहिए तो ये सरकार के खिलाफ, इसके नीति के खिलाफ में आवाज़ उठाना पड़ेगा। तो कल 22 मई को पूरे देश के मजदूर संगठन आह्वान किया है कि सड़क में उतरिएगा और आम जनता की ये मुद्दों पे मांगों को लेके आवाज़ उठाइए। और इसको देश के किसान संगठनों का, बाकी जन संगठनों का भी पूरा समर्थन है। क्या स्थिति है यहाँ कि ये प्रवासी मजदूरों का तो बात तो करने की ज़रूरत ही नहीं है, हर दिन ऐसे घटनाएं हो रहा है। क्या हमारे देश में ये होना अनिवार्य था क्या? ऐसा एक स्थिति प्रवासी मजदूरों का होना अनिवार्य था क्या? जो लॉकडाउन का घोषणा भी हुआ है वो भी अचानक एक ड्रामा की तरह जो घोषणा किया है। 22 तारीख का लॉकडाउन के बाद में 24 शाम तक 2 दिन पूरा था। 1 दिन का लॉकडाउन के बाद 2 दिन पूरा गवा दिया था सरकार ने, कोई तैयारी नहीं किया। और अचानक घोषणा करते हुए ये जनता को, ये प्रवासी मजदूरों को अपने जो भूखमरी के हालत में धकेल दिया है। और ना कोई राज्य सरकारों से बातचीत करके उनको खाना पहुंचाने का, राशन पहुंचाने का कोई व्यवस्था आज के दिन तक कर नहीं पाया। और अभी जो है वित्त मंत्री ने जो पैकेज का घोषणा किया है उसके अंदर उन्होंने क्या घोषणा किया है, बोला है कि अगस्त तक हम 80% लोगों तक राशन पहुंचाने का व्यवस्था करने का कोशिश करेंगे। इसका मतलब है खुला
खुद ही मान रहे हैं कि जो लोगों में उन्होंने जो घोषणा किया रेशन पहुंचाने का देश की जनता को, तो वो तक नहीं पहुंचा है, आधा संख्या तक में भी नहीं पहुंचा है। रही बात प्रवासी मजदूरों का, प्रवासी मजदूरों को क्या घोषणा किया है, बोले हैं कि उनके लिए रेशन देंगे। अभी 2 महीने बाद घोषणा कर रहे हैं रेशन देंगे, और रेशन का बंदोबस्त कब तक का कर रहे हैं, 2021 मार्च तक वो रेशन कार्ड का बंदोबस्त करेंगे। लोग आज भूखे मर रहे हैं और वो अगले साल का घोषणा कर रहे हैं कि ये हम बंदोबस्त करेंगे। और ये एक जो मजाक बनाया है, ये देश के जनता के मुंह में थप्पड़ लगाने का काम कर रहे हैं, और ये देश के जनता को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। अभी भारत के अंदर 19 करोड़ से ज़्यादा प्रवासी मजदूर है। ये सरकार की 2011 की सेंसस के आंकड़े बोल रहे हैं, और अभी सरकार ने जो घोषणा किया है वो है 8 करोड़ लोग जो है वो प्रवासी अभी जा रहे हैं। और वो अभी उनके लिए क्या है सरकार के पास में, उन्होंने घोषणा जो किया है, जो वित्त मंत्री भी उसके मामले में एक ही बार नाम लिया है, और उसके लिए कोई भी पैसे का बंदोबस्त नहीं है। और यहाँ पे जो पैसे का आवंटन, जो वो 20 लाख करोड़ का बड़ा पैकेज का घोषणा तो बोला है, और बोले कि 10% जो है हमारा जीडीपी का उसके अंदर आया है, लेकिन ये जो सारे आंकड़े उन्होंने बोला है वो सारा सच झूठ है। और जो अभी आंकड़े आ रहे हैं कि एक्चुअल में सरकार जनता के लिए जो पैसा खर्च करेंगे उसमें वो 1-2 लाख के ज़्यादा है नहीं, 1% से कम भी है, किसी का आंकलन में आया है ये जीडीपी का 1% से भी कम है। लेकिन ये जो है सरकार के पास क्या पैसा नहीं है ये देने के लिए। यहाँ पे जो कैलकुलेशन किया है देश के ट्रेड यूनियनों ने, अर्थशास्त्रियों ने, मजदूर किसानों के संगठन ने, सब लोगों ने मांग किया है कि ये बुनियादी चीज़ें जो सबके लिए उपलब्ध कराना है कि वो खाने के लिए उपलब्ध कराओ, और उनके हाथ में पैसा दे दो कि वो जिंदा रहे। और तुम्हारी जो आर्थिक संकट है, पूरे भारत के अंदर आर्थिक संकट चल रहे हैं, वो आर्थिक संकट इसलिए है लोगों के पास में खरीदने के लिए पैसा नहीं है, तो लोगों में पैसा पहुंचा दो, तो वो आर्थिक संकट से भी मुक्त करने के लिए भी यही तरीका है। उसके लिए करीबन 5 लाख करोड़ का यही खर्चा होगा। उतना पैसा क्या सरकार के पास नहीं है। 2020 में ही जो आर्थिक वित्तीय वर्ष में उन्होंने ये जो पिछले आर्थिक वित्तीय वर्ष में ही उन्होंने ये खर्चा किया है, करीब 12-13 लाख करोड़ का जो है पूंजीपतियों को छूट दिया है। अभी ये जो कोरोना का चलते हुए इस दौरान भी आंकड़े आए हैं, 50 कंपनियों का जो बैंक का कर्जा है वो 68,000 करोड़ का जो है उन्होंने राइट ऑफ कर दिया। बोलते हैं कि अभी नहीं दिया हमने, तो लिख के ये उसको राइट ऑफ किया है, वो खाते में है लेकिन वो उसमें उसको एक खाते से दूसरे में डाला है। लेकिन इसका मतलब समझना चाहिए हमें कि इसका मतलब है कि वो पूंजीपतियों में जो इनका जो मोदी जी का अपने यार दोस्त है कि विजय माल्या है, नीरव मोदी है, मेहुल चोकसी है, ये लोग जैसा, और पतंजलि वाला जो रामदेव बाबा भी है ये 50 में, उन लोगों को अभी उनसे पैसा रिकवरी करने के लिए प्रावधान बंद किया है। ये उनके लिए काम कर रहे हैं, और यही काम है कि ये पूरे घोषणा के अंदर में उन्होंने किया है। और ये है प्रवासी मजदूरों के लिए और आम जनता के लिए रेशन और इसके लिए व्यवस्था। और ये देश में कोरोना से लड़ने वाले कौन है? ये कोरोना से लड़ने वाले कोई मंत्री या कोई राजा तो नहीं लड़ रहे हैं, ये देश के जो है स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाले मजदूर, और उनको और देश को जिंदा रखने के लिए काम करने वाले, अवश्य सेवाओं में करने वाले मजदूर, और ये खाना वगैरह पैदा करने वाला किसान और खेतीहर मजदूर, उनका हालत क्या है? तो ये जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स या फ्रंटलाइन वर्कर्स जिनका हम बोलते हैं, उनका हालत क्या है?
एईएमएस जैसा इंस्टीट्यूशन से डॉक्टर समेत आके बोल रहे हैं हमारे पास में कोई सुरक्षा का सावधान पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है। नर्सेस जो दिल्ली के अंदर में भी सरकारी अस्पतालों में नर्सेस भी खाना नहीं मिल रहा है हमें ड्यूटी में, ये बोल के सड़क में उतरना पड़ रहा है और अस्पतालें बंद हो रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में जो डॉक्टर्स और नर्सेस और पैरामेडिकल स्टाफ इन्फेक्ट हो रहा है और वो जब ये देखेंगे तो उसी जो हेल्थ डिपार्टमेंट में या उसी के तहत काम करने वाले जो बाकी मजदूरों को तो हालत कैसा है। अगर डॉक्टर और नर्सेस का हालत यही है कि बाकी जो मजदूर है, जो सफाई कर्मचारी जैसा, हॉस्पिटल अटेंडेंट जैसा, लैब टेक्नीशियन जैसे लोग हैं, उनका तो कोई भी सुरक्षा का उपकरण नहीं दे रहे। यहाँ तक का जो है मास्क और जो ग्लव्स तक नहीं दे रहे, सैनिटाइजर नहीं दे रहे। और फ्रंट लाइन वर्कर्स है जो गांव-गांव में जाके लोगों तक, मरीजों तक जाते हैं, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर, इनको भी ड्यूटी दिया जा रहा है कि वो कोविड पेशेंट्स को और उनका निगरानी का, उनको समझाने का, ये और इवन क्वारंटाइन सेंटर में ड्यूटी दिया जा रहा है, लेकिन उनको कोई भी सुरक्षा उपकरण प्रावधान नहीं किया जा रहा है। और ये जो मुद्दा है कि और जो हमारा जो सफाई कर्मचारी वगैरह है और म्युनिसिपल कर्मचारी है और ट्रांसपोर्ट वर्कर्स है, बैंक के कर्मचारी है, पुलिस वाले है, पैरामिलिट्री स्टाफ है और खाना पहुंचाने वाले हैं, और इन लोगों के लिए भी कोई भी सुरक्षा का प्रावधान नहीं है और उसका करने का सरकार सोच भी नहीं रहा है। और ये अभी तो बड़ा घोषणा किया है हम लोगों ने, अभी ये तो एक्सपोर्ट करने का लायक बनाया पीपीई किट वगैरह। तो ये सारे इसके अंदर में घोटाले के अलावा कुछ भी नहीं है। और जनता का सुरक्षा के लिए उसका जो है बजट में कितना आवंटन है। अभी स्वास्थ्य में ये तो है कि सुरक्षा का एक ही हिस्सा हुआ है कि जो कर्मचारी है या और मजदूर है उनका सुरक्षा का, लेकिन इसकी दवाई है, उसके लिए रिसर्च है और उसके जो मरीज आ रहे हैं उनका क्वारंटाइन में रखने के लिए जगह चाहिए, उसके लिए भी उनके लिए भी सुविधाएं चाहिए, खाना देने वाले चाहिए और जो मरीज है उसका इलाज के लिए चाहिए। ये सारा जो है कौन कर रहे हैं? यहाँ का सरकारी अस्पताल है और सरकारी अस्पतालों के लिए सुविधा बढ़ाने के लिए ये सारा मिला के कितना पैसे का घोषणा हुआ। अभी तक ये 60 दिन के अंदर में भी जो पहले जो पैकेज के अंदर में उन्होंने जो घोषणा किया था 15,000 करोड़ रुपया, उसके अतिरिक्त जो है नाम तो लिया है हम टेस्ट के लिए ये बनाएंगे वगैरह, लेकिन कोई आवंटन का बात ही नहीं कर रहे। पिछले कई सालों में खासतौर ये मोदी का सरकार आने के बाद में स्वास्थ्य का जो है खर्चा कम किया जा रहा है और सरकारी अस्पतालों के, इनका नीति आयोग का सिफारिश आया था बजट के अंदर, सरकारी अस्पतालों का, जिला अस्पतालों का, जहाँ पे हमारे लोग उम्मीद से देख रहे अभी मेरा बीमार भी हो जाए तो वहाँ पे जा सकते हैं और घोषणा कुछ तो आए, उसका कुछ सुविधा मिलेंगे ये उम्मीद पे बैठे हैं। वो अस्पतालों को प्राइवेटाइज करने का, निजी हाथ में देने के लिए घोषणा किया हुआ सरकार है और अभी भी उसी रास्ते में ही ये सारे घोषणा आए हैं। और जहाँ पे पूरा का पूरा भारत सरकार का पूरे साल का 130 करोड़ जनता के लिए जो है बजट का आवंटन है कि 69,000 करोड़ रुपया, माने 69,000 करोड़ रुपया। और जो अभी जो ये 50 लोगों का जो कर्जा माफ़ी किया है वो है 68,000 करोड़। तो ये हम सोच सकते हैं कि जनता के लिए कितना खर्चा है और इनका यार दोस्त जो पूंजीपति है उनके लिए क्या है। ये हमारे पैसा है, हमारी जनता का पैसा है जो बैंकों में है और सरकारी खाते में है, ये इनको दिया जा रहा है और हमें बताया जा रहा है कि यहाँ पे सरकारी खर्चे के लिए पैसा नहीं है और आपके लिए खर्चा करने के लिए नहीं है, इसके लिए निजीकरण कर रहे हैं और हमारे पैसा उनके हाथ में देने का पूरा ये काम कर रहा है और आगे भी ऐसा करने का षड्यंत्र रचाया जा रहा है। अभी ये किसानों का क्या हालत है? अभी ये जो खाना बनाने वाला और खेतीहर मजदूर जो है ये हमारा खाने का बंदोबस्त किया हुआ है, अभी खड़े हुए फसल सड़ रहे थे,
उसके लिए कोई सुविधा नहीं किया गया। अभी जो है ये आंकड़े जो सरकार दे रहे हैं कि इतना टन का ये करेंगे दे रहा, लेकिन कहाँ से करेंगे जहाँ पे जो किसान के लिए उसके लिए कोई सावधान नहीं है, ट्रांसपोर्ट के लिए कोई सुविधा नहीं है, उसका फसल को लेने के लिए कोई सुविधा नहीं किया जा रहा है, तो उसके लिए किसानों को भी लाखों करोड़ों का जो नुकसान पहुंचाया है उनके लिए कोई मुआवजे का बात नहीं कर रहे है सरकार। और उसके अलावा ये मनरेगा में जो काम करने वाले बोला है पहले पैकेज में 20 रुपये का बढ़ोतरी, और ये 20 रुपये का बढ़ोतरी है जहां काम बंद करके रखा है। और अभी जो घोषणा किया है मनरेगा में हम कुछ बढ़ाएंगे, 40,000 करोड़ रुपया बढ़ाएंगे, लेकिन इसमें 11,000 करोड़ रुपया है पिछले किया हुआ काम का अपना बकाया है, और उसमें भी अभी तक जो है सिर्फ 4,500 करोड़ ही पैसा दिया है। जो मजदूर मनरेगा में काम किया हुआ है उनका पैसा अभी तक नहीं दिया है, और ये आंकड़े हमें दिखा रहे हैं हम ये करेंगे। और जो ये मनरेगा के अंदर काम बढ़ाना और अर्बन एम्प्लॉयमेंट का गारंटी का भी करना चाहिए, और उसी के तहत जब मजदूर के पास में किसान के पास में पैसा पहुंचेगा तभी जाके ये इकोनॉमी में सुधार ला सकते हैं। ये जब हम बोलते हैं तो सरकार तो कुछ कदम तो उठाया है, वो क्या कदम है? ये पिछले दिनों में जो वित्त मंत्री का जो घोषणा किया है उसमें ये पूरे जो 6 साल का जो मोदी सरकार जो महामारी बन के जो देश को ग्रसित किया गया है उसका पूरा नीति का साफ साफ है। तो यहाँ पे जो प्रवासी मजदूर अपने घर जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, और वो अपने भूखे रह के पैसा कहीं से इकट्ठा करके जो गाड़ियों में दे रहे हैं, किसी न किसी तरीके से अपने घर पहुंचाने का बंदोबस्त कर रहे हैं, और उसमें 20,000 30,000 रुपया गाड़ी में दे रहे हैं, ऐसा हालत उनका पैदा किया है। और उनके लिए ट्रेन का बंदोबस्त नहीं कर सकते है सरकार, उनके लिए मुफ्त का ट्रेन का बंदोबस्त करने के लिए कोई सरकार कोई कदम नहीं उठा रहे और लोगों को रोका जा रहा है। यहाँ तक जो है कर्नाटक का जो भाजपा सरकार ने मालिकों के कहने पे जो ये मजदूर अगर अपने घर जाएंगे तो हमारे मुनाफा कमाने के लिए हम अपना फैक्ट्रियां खोल नहीं सकते इसको, इसलिए इनको रोको, ये बोल के उनका गाड़ियां बंद करवाए गए, और बड़ा आंदोलन के बाद में वो दोबारा खोलने का किया। लेकिन अभी तक भी ये मजदूरों को जाने का कोई प्रबंध नहीं किया गया है। अभी भी लाखों मजदूर हर दिन सड़क में उतर रहे हैं। ये और बाकी जो इनके लिए काम तो करने के लिए पैसा तो है नहीं, लेकिन उन्होंने जो घोषणा किया है वो घोषणा में क्या है? वो घोषणा में है ये आम लोगों के लिए कुछ नहीं किया, ये एक बात है। दूसरा है ये आम जनता का लूटने के लिए पूरा तैयारी वो पहले से कोशिश करते आ रहे हैं, उसके लिए अभी मौका है, इसका पूरा इस्तेमाल करो। ये घोषणा खुद प्रधानमंत्री ने किया, उनका नीति आयोग का सीईओ ने किया है कि ये मौका है कि आपका पूरा ये कानून बदलने के लिए, पूरा जो ढांचे को बदलने के लिए ये हमारे लिए मौका है, क्योंकि मजदूर, किसान, आम जनता अभी सड़क में उतर के आंदोलन नहीं कर सकते हैं, अपना आवाज़ नहीं उठा सकते, ये सोच के ये बता रहे हैं। और ये मौका है, डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, उसके अंदर राज्य सरकारों का भी अपना सीमाएं में ला रहे हैं, और पूरा का पूरा अपना जो है ये इसके अंदर में पूरा जो पावर जो अपने हाथ में लेके ये पूरा तानाशाही का एक राज चलाने के लिए पूरा कोशिश है। और यही मौका का फ़ायदा उठा के जितने रिफॉर्म जो सरकार जो बोलते हैं, जिसको सुधार बोलते हैं, लेकिन ये जनता का जीवन को खराब करने के लिए जितने भी कोशिशें थे कि उसको अभी एकदम एक ही घोषणा के अंदर में वो लागू करने का प्रयास है। ये देश की जो अपनी संपत्ति, ये देश की संपत्ति है, ये देश की पब्लिक सेक्टर, वो सारे को, और जो उसके अंदर में हमारी सेवाएं भी आते हैं वो सबका निजीकरण का ऐलान कर दिया है।
देश की जो स्ट्रैटेजिक सेक्टर जो जिसको चलते हुए ये देश का जो आत्मनिर्भरता और स्वयं संप्रभुता भी निर्भर है, देश के जो रक्षा जो डिफेंस सिस्टम है उसके समेत सबको, और जो हमारी एरोस्पेस टेक्निक का भी समेत जो सबको बेचने के लिए ऐलान कर दिया है। ये सारे निजीकरण हम करेंगे और वो उसका पूरा एक एक करके बेचने का पूरा प्रयास है, ये घोषणा कर चुका है। और इसके अंदर और बोलते हैं आत्मनिर्भर बनता, आत्मनिर्भरता के लिए जो ये देश का जो रक्षा फैक्ट्रियाँ उसमें अभी हमारी ये पीपीई किट समेत सामान बन रहा है, जहाँ पे कारगिल की युद्ध में विदेशी कंपनियां हमें माल नहीं दे सकते, हथियार नहीं दे सकते थे। उस टाइम में ओवर टाइम करके ये बिना ओवर टाइम अलाउंस का ओवर टाइम करके हमारे देश के मजदूरों ने या फैक्ट्रियों में जो हथियार पैदा किया है, ऐसा देश की शान है। वो फैक्ट्रियों समेत वो निजी हाथों में बेचने की पूरा तैयारी। पूरा पावर सेक्टर बिजली का निजीकरण के लिए लेके आया है दोबारा वो बिल, जिसके अंदर किसान का जो रिबेट कंसेशनल रेट में जो किसान को जो बिजली मिलते थे उसको ख़त्म किया जाएगा। जो सारी सब्सिडीज इसके अंदर में ख़त्म किया जाएगा और पूरा का पूरा बिजली का वितरण भी प्राइवेट हाथों में देने का भी बिल लेके आ रहा है इसी दौरान, जो कोरोना के दौरान। और ये भी नहीं कि ये देश का किसानी को ख़त्म करने के लिए जो एसेंशियल कमोडिटीज़ का एक्ट को बदल के जो हमारी देश के जो जनता को जब ज़रूरत पड़ेगा तो उसको इस्तेमाल करने के लिए सट्टा बाजारी में नहीं लाना है कि खाद्य पदार्थ, ऐसा कानून इस देश में है। और वो उपज जो है किसानों से सही कीमत में लेके अपना एफसीआई का गोडाउन वगैरह में रखेंगे। और जब जैसा अभी जो हुआ है रेशन वितरण करने का हम घोषणा कर पाया इसलिए क्योंकि हमारी खादानों में हमारी गोदामों में ये अनाज है, तो उसको भी वो कानून को ही ख़त्म करके ये आने वाले दिनों में ये पूरा का पूरा निजी कॉरपोरेट घरानों के लिए हवाले कर दिया। पूरे देश का किसानी को ख़त्म कर रहे हैं। उसके अंदर एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत नहीं कर सकते तो वो कानून को भी बदल रहा है। और जो किसान को अपने उपज बेचने के लिए जो मंडी था उनके लिए भी कानून बदल के अभी कॉरपोरेट कंपनियां वहाँ पे खुला छूट दे रहे हैं कि ये आके उसका प्राइस का लिए भी कोई भी पाबंदी नहीं होगा और उसको कहीं से भी दाम इकट्ठा करेंगे। तो हमारे जो है गरीब छोटे किसान, ये उनका जितना भी मंडी के अंदर में अपना बार्गेनिंग पावर था तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो वो किसानी का भी ख़त्म हो जाएगा और जो देश की जनता का जो खाद्य सुरक्षा है वो भी ख़त्म हो जाएगा और सारे का सारा निजी हाथों में, और वो भी कॉरपोरेट कंपनियों में एफडीआई लाने का प्रयास है। बड़ी बड़ी कंपनियों को इसमें आने का खुला छूट दे रहा है, यही काम कर रहा है। तो किसानी को भी ख़त्म करो और आपका जो है पब्लिक सेक्टर को भी ख़त्म करो। देश के खादान बेचा जा रहा है, कोयला जहाँ पे हमारा पावर सेक्टर है, हमें बिजली मिल रहा है, जहाँ पे हमारी पावर कंपनियां इस्तेमाल कर रहे हैं कोयला, देश के कोयला, और वो कोयला खादान को तो खुला छूट दे रहे हैं कि कोई भी विदेशी कंपनी समेत इधर में आके वो उसको कोयला को ऑक्शन में ले सकते हैं। ये कानून बदलने का पहले से प्रयास किया जा रहा था और ये देश के ट्रेड यूनियनों ने आंदोलन करके उसको रोक रखा था, तो उसको भी अभी दोबारा ऐलान कर दिया है। देश के सारे खादान बेचा जा रहा है और ये देश की अपनी सारी संपत्ति बेच रहा है और ये देश की किसानी को भी ख़त्म कर रहा है। और उसके बाद में ये उनका पहले निशाना हमेशा रहा है कि ये दोनों, ये देश का जो उनका मुनाफा जो पैदा करने वाले जो मेहनतकश मजदूर, वो मजदूर का लूट के लिए पूरा खुला छूट चाहिए। और दूसरा है कि ये मजदूर है वो आंदोलन करके इसका रखने का, इसको रोकने का ताकत रखने वाले का, उसका वो आंदोलन करने का अधिकार भी ख़त्म किया जाए। ये दोनों के लिए ये देश का श्रम कानून में बदलाव लेके आ रहे हैं।
वो तो पिछले भी जो सरकार जब आए थे, ये मोदी सरकार का 2014 में, उस टाइम में भी सबसे पहले आपका राजस्थान के अंदर में वसुंधरा राजे सरकार से के जरिए किया गया था, जो फैक्ट्रीज का आईडी एक्ट के अंदर में जो 100 मजदूर तक जिस फैक्ट्री में काम करते हैं उसका बढ़ा के 300 मजदूर काम करने वाले फैक्ट्री को ही ऊपर में ही उसको पाबंदी है, बाकी को खुला छूट दे दिया। इसका मतलब है कि राजस्थान के अंदर आज के दिन में 80% से ज़्यादा फैक्ट्रियों में ये कानून लागू नहीं है, जो आप जब भी चाहे बंद किया जा सकता है। जो मालिक को उसको पहले सरकार से या किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है और कोई मज़दूर को कोई मुआवजा देने की ज़रूरत नहीं है, जब भी चाहे खोले जब भी चाहे बंद करे, ये कानून लाया गया है। ऐसे ही पूरे भारत के अंदर में कानून लेने के लिए पूरा प्रयास किया गया है। और ये कोरोना का जो और मज़दूर के लिए मांग रहे हैं कि 2 महीने के लिए राशन देने का बात बोल रहे हैं, मोदी सरकार भी बोला प्रवासी मजदूर के लिए भी 2 महीने के लिए, लेकिन ये यूपी का, गुजरात का और मध्य प्रदेश का भाजपा सरकारों ने 3 साल से 4 साल तक के लिए सारे श्रम कानूनों को बंद करने का ऐलान कर दिया है, ऑर्डर निकाला है। कोरोना के नाम लेके पूरा का पूरा अपना लूट का राज चलाने के लिए साजिश किया गया है। ये सिर्फ राज्य सरकारों के ऊपर डाल रहे कि राज्य सरकार को कंपटीशन में लाना चाहिए, मैंने उनके लिए है, उनके हाथ में है। ये ज़रा सा झूठ है। हमारे पास में अभी ऑर्डर आया है, केंद्र सरकार ने अभी राज्य सरकारों को लिखा है कि आपका जो आईडी एक्ट के, जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत में आपका जो मजदूर संगठन आवाज़ उठा सकते हैं, अपने को तनख्वाह नहीं मिला, न्यूनतम वेतन नहीं मिला, ओवरटाइम नहीं मिला, बोनस नहीं मिला, कोई भी चीज़ है उनको निकाल दिया तो वो अपना कंप्लेंट डाल सकते हैं। वो आईडी एक्ट समेत उसको भी बंद करने के लिए राज्य सरकारों को आदेश दिया गया है। वो भी नहीं, 8 घंटे से टाइम बढ़ा के 12 घंटे का वर्किंग आवर करने के लिए फैक्ट्री एक्ट में चेंज लाने के लिए भी वो उन्होंने आदेश दिया है राज्य सरकारों का। और ये भी नहीं, हर हफ्ते इसका रिपोर्टिंग करना चाहिए, ये भी आदेश दिया है 5 मई को केंद्र सरकार का, जो लेबर सेक्रेटरी ने हर राज्य सरकारों का। और उसके तहत 10 तक राज्य सरकारों ने 8 घंटे से 10 घंटा टाइम तो बढ़ा दिया है। अभी इसकी क्या ज़रूरत है? इसकी ज़रूरत तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी फैक्ट्री एक्ट के अंदर में ऐसा कोई ज़रूरी सिचुएशन आ गया है, कोई पैंडमिक जैसा या नेचुरल डिसास्टर जैसा कुछ आ गया है, तो फैक्ट्री एक्ट के अंदर में ही वो ज़्यादा टाइम में काम करवा सकते हैं। लेकिन अभी ये एक्ट अमेंडमेंट करने का मतलब क्या है कि बिना ओवर टाइम दे के वो 12 घंटे का टाइम वर्किंग आवर हो जाएगा, फिर उसके ऊपर में वो और भी ज़्यादा काम कर सकते हैं। 130 साल पहले जो मजदूरों ने हासिल किया है, जो मई दिवस हमने मनाया जा रहा है, उसी के लिए 8 घंटे का काम, वो तो इंसान को इंसान कहलाने का मिनिमम जो है रिक्वायरमेंट है कि ये 8 घंटे का काम, 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कराने का, उसको भी ख़त्म करके ये इंसानियत के, ये ह्यूमन राइट के लिए भी उसका भी वायलेशन कर रहा है ये मोदी का सरकार और ये भाजपा सरकारें। और उसमें राजस्थान और पंजाब के जो कांग्रेस के सरकारों ने भी यही कानून पास कर दिया है, 8 घंटे से 12 घंटा टाइम बढ़ा दिया है। ये इसके समेत सारे और ट्रेड यूनियन एक्ट के अंदर में जो यूनियन बनाने के अधिकार भी स्थगित किया गया है। यूनियन भी नहीं बनाएंगे तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट भी नहीं डालेंगे, तो इस और भी नहीं, फिक्स टाइम एम्प्लॉयमेंट के लिए भी कानून लाना है। और इसका मतलब है आप 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए भी लोगों को काम पे रख सकते हैं और निकाल सकते हैं। तो परमानेंट नौकरी जैसा कोई चीज़ नहीं होगा। आज के दिन में हम ये प्रवासी मजदूरों का हालत देख रहा है, तो उनका क्या हालत है कि वो अपना हर दिन कमा के खाने वाले हैं, उनके पास में कुछ भी नहीं है, ना कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, रेशन कार्ड तक भी नहीं है, ऐसा स्थिति उनका है। तो देश के हर मजदूर का ये स्थिति होगा, यही कानून लेके आ रहे हैं। और वो अपना हक मांग भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये गुलामी का ही कानून हो जाएगा, यही देश में राज हो जाएगा, यही उन्होंने लेके आया है। अभी इसके
तहत में एक और काम किया है सरकार ने। पहले ये प्रवासी मजदूरों ने सड़क में आके इतना बड़ा हंगामा होने का एक डर था उनको, तो तभी उन्होंने आदेश दिया था कि ये हर कोई मजदूर को ये लॉकडाउन के तहत में नौकरी से निकाल नहीं जाना चाहिए और उनका पूरा तनख्वाह मिलना चाहिए। अभी उसके तहत भी और जो खुद इनका यार दोस्त जो है अंबानी भी इसका पालन नहीं कर रहे। टाइम्स ऑफ इंडिया जैसा अखबारों ने भी लोगों को निकाल दिया, उनका तनख्वाह काट दिया। इसके लिए खिलाफ में कंप्लेंट वगैरह चल रहे हैं, लोग लड़ रहे हैं, लोग मांग रहे हैं, अपना लेबर डिस्प्यूट कर रहे हैं। ये सारा तो चलते हुए ही केंद्र सरकार ने अभी वो ऑर्डर वापस लिया। ये 14 लॉकडाउन का जो घोषणा के साथ में उन्होंने ये ऑर्डर को भी वापस लिया। इसका मतलब है कि अभी तनख्वाह काटने के लिए भी जो केंद्र सरकार ने उनको और नौकरी से निकालने के लिए भी अनुमति दिया है। तो ये है ये जंगल राज, इसमें ये समझने की बात है। तो वो मोदी सरकार का आलोचना तो बहुतों ने किया है और राजनीतिक पार्टियों भी कर रहे हैं, लेकिन एक बात समझना है कि ये पूरा का पूरा जो देश की जनता का अधिकार को, जो ये मजदूर वर्ग का, किसान का, इनका सबका सारा अधिकार जो है सारे छीनने का पूरा एक पैराडाइम शिफ्ट, पूरा जो ये सत्ता का स्वभाव ही को ही बदलने का ये पूरा ये प्रयास है। उसके खिलाफ में कौन बोल रहे हैं? वो सिर्फ जो है ट्रेड यूनियन आंदोलन, किसान के आंदोलन और ये देश के वामपंथी पार्टियों के अलावा कोई उसके खिलाफ में आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। तो CITU जो बोलते हैं, जो समस्याओं के पीछे का नीति समझो और नीति के पीछे का राजनीति पहचानो, तो ये ही मौका है ये देश के सामने में क्या हो रहा है और इसकी असली राजनीति क्या है, और जनता के लिए, मेहनत कश के लिए आवाज़ उठाने वाले, उनके लिए लड़ने वाले कौन है, ये पहचानने के लिए भी ये मौका है। अभी ये जो है सारे नीतियों के चलते हुए ये देश के मेहनत कश जनता क्या हाथ में हाथ बैठ के जो है लॉकडाउन में बैठा है? नहीं, ये लॉकडाउन के चरण में जो मौके का फ़ायदा ये सरकार उठा रहे थे कि लोगों में ये पैनिक पैदा हुआ है, क्या करेंगे, कैसे बाहर नहीं जा सकते, कुछ नहीं कर सकते हैं, ये अपना फिजिकल डिस्टेंस रखना है, तो इसके चलते हुए ये किया है। तो उसका भी कहाँ पे हो रहा है? लोग मजबूर होकर सड़क में आने पे मजबूर तो हो ही रहा है प्रवासी मजदूर खास तौर पे, लेकिन ये देश के मजदूर आंदोलन ने और CITU ने खास करके ये घोषणा किया था कि सबसे पहले कि जो भाषण बंद करो और रेशन दो, और 21 अप्रैल को यही मुद्दे को उठा के तब से ये प्रयास चालू किया था कि ये 12 घंटे का काम का खंडे बढ़ाने का, तो उसके खिलाफ में भी ये और जो है सबको राशन देने के लिए भी मांग उठा के एक बड़ा ऐलान किया था। और हमारे भी उम्मीद, हमें भी पहला अनुभव था कि कैसा होगा, जनता का प्रतिरोध कैसा होगा, लेकिन उसमें जनता परेशान थे। जनता ने भी करीब 4 लाख से ज़्यादा लोग सिर्फ CITU के इसके खिलाफ में अपने घरों में, अपने काम के जगह में सड़क में आके अपना मांग उठाया है। ये ताली और थाली और मोमबत्ती और ये दिया जलाने का और ये फूल बरसाने का ये नौटंकी है, ये बंद करो और जनता के लिए काम करो, ये मांग उठाते हुए एक बार और मई दिवस जो मनाया गया था पूरे देश के मजदूरों ने और मेहनतकश जनता ने भी उसी मौके पे भी आया था सड़क में। और उसके बाद में जो ये कोरोना वॉरियर्स जिसके लिए वो फूल बोल बरसा रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, ये सारा नौटंकी बंद करो और उनका सुरक्षा प्रदान करो। और जो बीमा है, बीमा के नाम पे एक नाटक किया जा रहा है, 50 लाख का बीमा है, मरने के बाद मिलेगा और वो भी सबको नहीं है। और वो उसमें जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है, आंगनबाड़ी वर्कर है, आशा वर्कर है, कहीं कहीं उनके लिए भी नहीं मिल रहा है। सफाई कर्मचारी है, वो भी बीमार हो रहे हैं, उनको नहीं मिल रहा है और उनका इलाज के लिए भी पैसा नहीं दिया जा रहा है। और वो क्वारंटाइन में जाएगा तो उसके लिए कोई मुआवजा नहीं है। तो ये सारे मांगों को भी उठा के 14 मई को भी सड़क में आए थे ये देश के CITU के नेतृत्व में देश के मजदूर। तो ये
इसके बाद में इसके चलते हुए भी कि ये देश के सारे सेंट्रल ट्रेड यूनियनों ने ये श्रम कानूनों में ये बदलाव ला रहा है और जो निजीकरण हो रहा है और जो आम मजदूरों का, प्रवासी मजदूरों को घर जाने का सुविधा, उनका रेशन, ये सारे जो मुद्दे को उठा के कि एक साथ में अपना आंदोलन, अपना अभी सड़क में आने का टाइम हो गया है, ये सोच के उन्होंने ऐलान कर दिया है कि ये 22 तारीख को माने कल को ये पूरा देश भर में अपना विरोध दिवस मनाएंगे। इसके दौरान सिर्फ ये सेंट्रल ट्रेड यूनियन नहीं है कि सारे जो किसान संगठनों ने भी इसके दौरान अपना 16 तारीख को भी अपना विरोध जताया है। किसान के लिए भी अपना न्यूनतम प्राइस के लिए और उनके लिए भी जो नुकसान हुआ उसका मुआवजे के लिए, और ये जो बदलाव लेके आ रहा है किसानी को ख़त्म करने के लिए, लैंड एक्विजिशन का जो भूमि अधिग्रहण के लिए कानून भी लेके आने का प्रस्ताव रखा है कि पूरा किसान का बिना मंजूरी का भूमि अधिग्रहण के लिए कानून ये देश के मजदूरों ने, किसानों ने मिलकर लड़के वापस करवाया था, वो दोबारा ये लेके आ रहे हैं और राज्य सरकारों से करवा रहे हैं। इवन कर्नाटका सरकार ने वो एक्ट भी पास कर लिया है, अभी उसके लिए भी घोषणा किया है कि भूमि अधिग्रहण का। तो इस सब के खिलाफ में देश के किसान आंदोलन ने भी अपना आंदोलन के लिए घोषणा किया है। 27 तारीख को उनका भी आंदोलन हो रहा है। साथियों, ये एक ऐसा मौका है कि देश के मेहनतकश जनता के ऊपर इतना बड़ा एक जो है वार किसी ने भी अभी तक नहीं किया। अंग्रेज़ों के ज़माने में भी हमने जो अपना हक छीन लिया था तो वो सारे एक एक करके हक वापस भी ले के जा रहे हैं और ऊपर हमारे ऊपर में ऐसा गुलामी कर रहे हैं। तो यही है कि ये हक जो है छीन रहा है, ये सिर्फ इन्हीं का जो कोई कानून बदलाव नहीं है, ये पूरा जनवाद के ऊपर हमला है, जनवादी अधिकारों पे हमला है और ये फांसीवाद लाने का पूरा प्रयास है। तो ये फांसीवादी ताकतों को, ये जनवादी अधिकारों के लिए जो लड़ाई है वो ये मेहनतकश मजदूर और किसान की हक के लड़ाई से अलग नहीं है। वो तानाशाही के खिलाफ और ये फांसीवाद के खिलाफ, और वो फांसीवाद को कायम रखने के लिए ये सांप्रदायिकता को जो बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जो बीमार है उनको भी जात, उनका भी धर्म, और वो धर्म के लिए अलग वार्ड, ये धर्म के लिए अलग इलाज, ऐसा करके ये जो भाजपा के नेतृत्व में, आरएसएस के नेतृत्व में ये ऐसा पैंडेमिक का सिचुएशन में भी अपना जो ये सांप्रदायिक जो है जहर है फैलाने की कोशिश है, वो इसीलिए है कि उनका जो तानाशाही राज को कायम रखने के लिए। तो ये तानाशाही के खिलाफ में जो लड़ाई है और ये सांप्रदायिक का खिलाफ में जो लड़ाई है वो मेहनत कश के हक के लड़ाई से अलग नहीं जीता जा सकता है। इसके लिए भी हमारे लिए ज़रूरी है कि ये आंदोलन को पूरा का पूरा सफल बनाएं। और ये भी नहीं, आने वाले दिनों में ये CITU ने अपना सम्मेलन में ये कॉल दिया था कि अभी हम इसका विरोध नहीं, हम इसको कि नकार करेंगे। इन लोगों ने जो कानून लेके आएंगे वो कानूनों को नकारने के लिए, डिफेंस के लिए ये जो है पूरा का पूरा अपना ताकत इकट्ठा करना है। आने वाले दिनों में हड़तालें होंगे। वो जो नीतियां चलाते आ रहे थे उसके खिलाफ में ही ट्रेड यूनियन आंदोलन ने अनिश्चितकालीन हड़ताल तक के लिए तैयार रहने के लिए कॉल दिया था 8 जनवरी के टाइम में भी, 8 जनवरी का हड़ताल के टाइम में भी। तो आने वाले दिनों में ये पक्का लड़ाई होगा, आर पार की लड़ाई जो सड़कों में लड़ा जाने का ये लिए ये सरकार प्रयास कर रहे हैं। तो हम भी तैयार है। देश में कोई भी हमें कोई अधिकार भीख में नहीं दिया है, हम लड़के लिया है, चाहे वो अंग्रेज़ों से हो या पूरे स्वतंत्रता के बाद में जो भी सरकारें आए हैं तो उनसे भी लड़के लिया है। तो आने वाले दिनों में भी ये लड़ाई के लिए हमें तैयार रहना है। ये जीने या मरने के लड़ाई है, हमारे देश की जनता का जिंदा रहने का अधिकार की लड़ाई है। ये रेशन, ये
स्वास्थ्य की सुविधाएं, शिक्षा की सुविधाएं, ये सारा हर एक इंसान का हक है और वो लेने के लिए जो संपत्ति है वो हम पैदा करते हैं। तो ये हमारी संपत्ति को हमारे बीच में वितरण करने के लिए अगर सत्ता तैयार नहीं है तो ये सत्ता भी बदलेंगे। तो वो आने वाले दिनों के लिए तैयार रहे, ये उम्मीद है। उसके अंदर में वो मजदूरों का आंदोलन है, लेकिन उसमें किसानों ने भी समर्थन दिया है, बाकी भी जो अलग अलग जन संगठनों ने भी समर्थन दिया है। तो हमारा उम्मीद है पूरे भारत में ये एक चेतावनी मोदी सरकार को देने लायक होगा और उसके अंदर खास तौर हमारे राजस्थान के अंदर में ये जो राजस्थान का किसान मजदूर आंदोलन का इतिहास है तो बहुत बड़ा, कि उसमें भी ये आंदोलन में भी आने वाले दिनों में भी वो आगे होंगे। तो ये उम्मीद के साथ आप सबको एक बार और धन्यवाद देते हैं और ये लड़ाई को आगे रखने का, आगे ले जाने के लिए, नए ऊंचाइयों पे ले जाने के लिए और जीतने वाली लड़ाई बनाने के लिए हम सब मिलके प्रयास करेंगे।